मॉर्निंग स्टूडेंट, माय ज्ञान भारती ग्रुप ऑफ एजुकेशन अंता में आपका ऑनलाइन क्लास के अंदर स्वागत है। हम आज सोशल साइंस और 8th क्लास का सामाजिक का जो है चैप्टर 6 बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक के बारे में जो है हम पढ़ेंगे आज। इसमें आप देखिए कि इस अध्याय में हम कपड़ा और लोहा इस्पात, कपड़ा और लोहा इस्पात, ठीक है, लोहा और इस्पात उद्योग, इन दो उद्योगों पर विशेष अध्ययन करते हुए देखेंगे कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय कारीगर और मशीनरियों की क्या दशा हो। देखो, एक तो लोहा इस्पात कारखाना और कपड़ा उद्योग, दोनों उद्योगों के बारे में, उनके संदर्भ में, है ना, ब्रिटिश शासन काल के दौरान इनकी क्या दशा हुई, इसके बारे में हम आज देखेंगे। आधुनिक विश्व में औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से दोनों उद्योग बहुत ही महत्वपूर्ण थे। जो आधुनिक औद्योगिक क्रांति थी उस समय दोनों उद्योग, कपड़ा और लोहा इस्पात उद्योग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण थी। सूती कपड़े के मशीनी उत्पादन से ही, सूती कपड़े के मशीनी उत्पादन ने ही 19वीं सदी में ब्रिटेन को दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया था। क्योंकि यहाँ से जो सूती कपड़े थे, उनका सूती धागों को ले जाकर वहां परिष्कृत करके भारतीय बाजारों में उनको दोबारा से अधिक दाम पर बेचना अर्थात अधिक लागत कमाना अंग्रेजों का मुख्य ध्येय बन चुका था। आगे देखिए, 1850 के दशक में जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग भी पनपने लगा तो ब्रिटेन दुनिया का कारखाना बनाने लगा। मतलब 1850 के दशक में क्या हुआ, 1850 के दशक में एक तो सूती वस्त्र और इस्पात, लोहा इस्पात कह सकते हैं हम इसको, लोहा इस्पात, ये दोनों कारखाने अच्छी तरह से ब्रिटेन के अंदर फलीभूत हुए। क्योंकि कच्चे माल को ले जाकर उनका परिष्करण और परिशोधन करके, है ना, अधिक मात्रा में वहां पर होने लगा। इसलिए ब्रिटेन को क्या कहा जाने लगा, दुनिया का कारखाना। क्या कहा जाने लगा, दुनिया का कारखाना। हाँ, तो देखिए कि 1850 के दशक में जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग भी पनपने लगा तो ब्रिटेन क्या हुआ, दुनिया का कारखाना कहा जाने लगा। ब्रिटेन के औद्योगिकरण और भारत पर ब्रिटिश विजय और उपनिवेशवाद से गहरा संबंध था। आपने अध्याय 2 में देख चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए किस तरह भारतीय भूभागों पर कब्जे हुए कि नहीं हुए, जब उन्होंने उपनिवेश स्थापित किए, ठीक है, और अपना कच्चा माल लेकर कम दामों पर, और उस कच्चे माल को ब्रिटेन ले जाकर परिशोधन करके उसमें तकनीकी टेक्नोलॉजी लगाकर उसको उन्नत किस्म का बनाकर भारतीय बाजारों में अधिक दाम पर बेचने लगे। तो उसका क्या प्रभाव पड़ा आप देखिए, भारतीय भूभागों पर कब्जे हुए, किस तरह व्यापार का ढांचा बदलता गया। क्यों बदलता गया, क्योंकि भारत की आमदनी धीरे धीरे कम होती गई। ठीक है, 18वीं सदी के आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चीजें खरीदती थी। 18वीं शताब्दी की जो है क्या करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से जो है चीजें खरीदती थी, सूती वस्त्र खरीदते थे, इस्पात, है ना, कच्चा लोहा यहाँ से खरीदते थे और उन्हें इंग्लैंड और यूरोप में ले जाकर क्या करते थे, बेच देते थे। कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। इसी क्रय विक्रय से उन्हें भारी मुनाफा होता था। मैंने आपको बताया, इसी क्रय विक्रय से यहाँ से कम दाम पर खरीदकर ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड ले जाकर अधिक दाम पर, ठीक है, उद्योगों को बेचते थे। तो इसी क्रय विक्रय के माध्यम से क्या होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिक मुनाफा होता था। जैसे जैसे ब्रिटेन का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा, वहां के उद्योगपति भारत को अपने औद्योगिक उत्पादों के विशाल बाजार के रूप में देखने लगे। जैसे जैसे वहां के उद्योग मालिकों को अधिक मुनाफा होने लगा, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिकों को मुनाफा होने लगा, तो क्या हुआ, उत्पादकों के विशाल बाजार के रूप में देखने लगी। कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एजेंट थे, मालिक थे, वो भारतीय बाजारों को बहुत अच्छी तरह से देखने लगे। इस तरह ब्रिटेन से तैयार माल भारतीय बाजारों में आने लगा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ से कच्चा माल ले जाकर वहां परिष्कृत करके, ठीक है, कहाँ आने लगा, फिर वापस ब्रिटेन से भारत की सरजमी पे आने लगा। ठीक है,
और यहाँ कम दाम पे खरीदा हुआ माल वापस यहाँ की सरजमी पे अधिक दाम पर बेचने लगी। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। आगे देखिए, इससे भारतीय शिल्पों और उद्योगों पर किस तरह से असर पड़े, ये आपको इस अध्याय में दिखाई देगा। इस पर हम सवाल करेंगे, चर्चा भी करेंगे और वार्तालाप भी करेंगे, आप देखेंगे। निजान, हाँ, अब देखिए, हम पहले भारतीय कपड़े और विश्व के बाजार में भारतीय कपड़े की क्या स्थिति थी। ठीक है, इंग्लैंड में भारतीय कपड़े को जो है कैलिको कहा जाता था। इसके संदर्भ में हम बात करेंगे अभी। तो आइए हम कपड़ा उत्पादन के बाजार पर नजर डालते हैं कि भारतीय दृष्टिकोण में उस समय कपड़े का उत्पादन किस तरह होता था, सूती वस्त्रों का किस तरह उत्पादन होता था। बंगाल पर अंग्रेजों की विजय से पहले, बंगाल पर जो अंग्रेजों का आधिपत्य हुआ उससे पहले 1750 के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में औरों से कैसे कोसों आगे था, मतलब बहुत बहुत ज्यादा आगे था। पूरे विश्व के धरातल पर अगर हम देखते हैं कपड़ा उत्पादन में, तो 1750 तक भारत विश्व में सबसे अधिक आगे था किस क्षेत्र में? कपड़ा उत्पादन। ठीक है, भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए दुनिया में क्या थे? मशहूर था। भारत का जो कपड़ा उत्पादन था वो एक तो अपनी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी और बारीक कारीगरी, जो उस पर बारीक महीन कारीगरी होती थी, तो इसी के आधार पर भारत का कपड़ा, ठीक है, पूरे विश्व के धरातल पर क्या था? बहुत प्रसिद्ध था। दक्षिण पूर्वी एशिया, मतलब दक्षिण पूर्वी एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? जावा, सुमात्रा और पेनांग तथा पश्चिमी तथा मध्य एशिया में इन कपड़ों का भारी क्या था? व्यापार। किन कपड़ों का? भारतीय कपड़ा। 16वीं शताब्दी से यूरोप की व्यापारिक कंपनियां, देखो 16वीं शताब्दी से यूरोप की व्यापारिक कंपनियां यूरोप में बेचने के लिए भारतीय कपड़े खरीदने लगी थी। भाई 16वीं शताब्दी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई और भारतीय कपड़े को खरीदकर इंग्लैंड पर बेचने लगी अधिक मुनाफे पर। ठीक है, इस फलते फूलते व्यापार और भारतीय बुनकरों के हुनर की यादें अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के बहुत सारे शब्दों में आज भी जिंदा है। अंग्रेजों के शब्दों में और भारतीय लोगों के शब्दों में आज भी जिंदा है। ऐसे शब्दों की जड़ों को ढूंढना और उनके अर्थ जानना बड़ा मजेदार है कि उनके शब्दों में भारतीय कपड़ों को कितना प्रसिद्धि दिया गया, कितना उनका उल्लेख किया गया, कितना उनका व्याख्यान किया गया भारतीय कपड़े के बारे में। आज भी वो जीवंत उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। शब्दों के इतिहास में क्या छिपा है, शब्दों के इतिहास में भारतीय कपड़े के बारे में क्या छिपा हुआ है, आप देखिए। यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारीक सूती कपड़ा सबसे पहले मौजूदा इराक के मोसुल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखा। देखो, इराक के मोसुल शहर में, याद रखिएगा, सबसे पहले इराक के मोसुल शहर में देखा। कहां देखा? इराक के मोसुल शहर में। याद रखिएगा, सबसे पहले भारतीय कपड़े को कहां देखा गया, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, यूरोप के व्यापारियों ने भारत के कपड़े को कहां देखा? इराक के मोसुल शहर में अरब के व्यापारियों को पास देखा। किसके पास देखा गया? अरब के जो व्यापारी थे उनके पास देखा गया। इस आधार पर वे बारीक बुनाई वाले सभी कपड़ों को मसलिन, मतलब मलमल, देखो, इसी आधार पर बारीक बुनाई, मैंने भी कहा, जो महीन बुनाई थी, बारीक बुनाई थी, उस कपड़े को मसलिन, या मलमल कहा गया। इस बारीक बुनाई वाले कपड़े को क्या कहा गया? मसलिन या मलमल कहा गया। ठीक है, आगे देखो। जल्दी ही यह शब्द खूब प्रचलित हो गया मसालों की तलाश में। जब पहली बार पुर्तगाली भारत आए, किनकी तलाश में भारत आए? पुर्तगाली, मसालों की तलाश में। तो उन्होंने दक्षिण पश्चिमी भारत में केरल के तट पर कालीकट में डेरा डाला। देखो आप, केरल के तट पर जो कालीकट का है ना, कालीकट नामक स्थान है, उस पर क्या डाला? डेरा डाला। किन्होंने? पुर्तगालियों ने। मसालों की तलाश में जब वो भारत आए थे, वहां से वे मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी लेते गए
कालीकट से निकले शब्द को कैलिको कहने लगे। कालीकट, देखो केरल का जो तट है कालीकट तट, उस जगह पर है ना सूती कपड़ा भी खरीदा उन्होंने मसालों के साथ साथ। तो कालीकट नाम के स्थान से कैलिको निकले शब्द को, कालीकट से निकले शब्द को कैलिको कहने लगे। बाद में इस तरह के सूती कपड़े को कैलिको ही कहा जाने लगा। देखो सबसे बड़ी बात, पुर्तगालियों ने इस सूती कपड़े को क्या कहा, सूती कपड़े का क्या नाम दिया, कैलिको। और ये किससे निकला हुआ शब्द है, केरल का जो तट है कालीकट तट, केरल का तट क्या नाम है उसका, कालीकट। ठीक है, केरल का जो तट है कालीकट, उससे लिया गया है। किससे लिया गया है, केरल का जो तट है, केरल का तट कालीकट, उससे लिया गया है क्या शब्द, कैलिको। और ये सूती कपड़े का नाम लिया गया, सूती कपड़े का नाम। ठीक है, कैलिको। आपसे पूछा जा सकता है कि कैलिको से क्या तात्पर्य है, तो कैलिको भारतीय सूती कपड़े का नाम दिया गया क्योंकि पुर्तगाली मसालों की तलाश में सब भारत में आए। दक्षिण के अंदर केरल का जो तट है कालीकट तट, उस पर तो मसालों के साथ साथ पुर्तगालियों ने है ना सूती वस्त्र को भी यहाँ से खरीदा और केरल कालीकट के नाम से ही वो भारतीय सूती कपड़े को कैलिको भी कहने लगे। ठीक है, आगे देखो। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो पश्चिमी बाजारों में भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता की कहानी कहते हैं। आप देखिए 1730 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता स्थित अपने नुमाइंदों के पास भेजा था। देखो आप 1730 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, कलकत्ता स्थित अपने नुमाइंदों के पास भेजा था। ठीक है, वहीं के मुताबिक उस साल कपड़े के 5,89,000 थानों का ऑर्डर मिला, मतलब कपड़े के थानों का ऑर्डर मिला। यदि आप वहीं इसी बही के पन्नों को पलटते हैं तो आपको पता चलता है, बही जिसमें जो है ना रिकॉर्ड लिखे जाते हैं पुरातन समय में, उसको बही कहा जाता है। पता चलता है कि उसमें सूती और रेशमी कपड़े के 98 किस्मों का जिक्र किया गया। कितनी किस्मों का, 98 जो वेराइटी है कपड़ों की, उसका जिक्र किया गया है। यूरोपीय व्यापारियों ने पीस गुड्स कहते थे। क्या कहते थे उन कपड़ों को, जो 98 प्रकार की जो वेराइटीज थी, जो किस्म थी कपड़ों की, उनको क्या कहते थे, पीस ऑफ गुड्स कहते थे। ठीक है, यूरोपीय व्यापारी इनको कहते थे। और आमतौर पर 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा थान होता था। कपड़े का जो साइज होता था वो कितना होता था, 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा होता था। ठीक है, आइए आगे देखिए आप इसमें। आइए अब इसी बही में दिए गए विभिन्न किस्मों के नामों को देखें। थोक में जिन कपड़ों का ऑर्डर दिया जाता था उनमें छापेदार सूती कपड़े भी थे, शामिल थे। छापेदार जिनमें प्रिंटेड सूती कपड़े भी थे, ऑर्डर दिया जाता था ना, तो उनमें कपड़ों में क्या था, सूती कपड़े भी शामिल थे जिन पर प्रिंट लगी होती थी, छाप लगी होती थी। उन्हें ये व्यापारी सीड्स, कोसा या कमशा और बंडाना कहते थे। देखो आप, जिन पर छाप लगी रहती थी उनको क्या कहा जाता था, छींट्स। क्या कहा जाता था, आप देखिए। अंग्रेजों को देखो आप, इन्हें व्यापारी सीड्स, कोसा या कमशा, सीड्स है ना, कोसा या कमसा कहते थे। जिनको, जिन पर क्या लगा रहता था, छाप लगी रहती थी, है ना, प्रिंट लगी रहती थी। आगे देखो, हमारे यहाँ छींट्स रंगीन फूल पत्तियों वाले छोटे छोटे छापे और कपड़े को कहा जाता था। जिन पर फूल पत्तियों की छाप लगी रहती थी सूती कपड़े को, सूती कपड़े के ऊपर, उनको छींट्स या क्या कहा जाता था, है ना। आगे देखो, क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजी का सीट शब्द कहां से आया? जी हाँ, ये हिंदी के छींट शब्द से निकलता है। हमारे यहाँ छींट रंगीन फूल पत्तियों वाले छोटे छापे के कपड़े को कहा जाता है। 1680 के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप में छापेदार भारतीय सूती कपड़े को जबरदस्त मांग पैदा होने लगी, इन छींट्स को। ठीक है,
इन कोसागो या कमसागो की यूरोप के बाजारों पर भारतीय मांग होने लगी। आगे देखो, आकर्षक, इनका कारण क्या था? आकर्षक फूल पत्तियों, बारीक रेशे और सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़े का एक अलग ही रुतबा था। इंग्लैंड के रईस ही नहीं बल्कि खुद महारानी विक्टोरिया, ठीक है, जो वहां की महारानी थी, महारानी भी भारतीय कपड़े से बने परिधान पहनती थी। परिधान का मतलब होता है पोशाक, समझ में आई मेरी बात? परिधान का मतलब होता है पोशाक। तो भारतीय कपड़ों से जो छाप वाले, जो प्रिंटेड वाले कपड़े थे, सूती वस्त्र, उनको उनकी पसंद यूरोपीय बाजारों में बहुत अधिक बढ़ने लग गई, ठीक है। बनाना शब्द का इस्तेमाल गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलबंद के लिए किया जाता था। आप देखिए कि बनाना किसको कहते हैं, कि जो गुलबंद होता है गले में डालने का, ठीक है, उसमें देखो आप, गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग, चटक माने चटकीला रंग, चटक रंग छापेदार गुलबंद के लिए किया जाता था। यह शब्द हिंदी के बांधना शब्द से निकला हुआ है, ठीक है ना। बनाना शब्द किससे निकला है? हिंदी के जो शब्द है बांधना, उससे निकला है। आगे देखिए, से निकलता है। इस श्रेणी में चटक रंग वाले ऐसी बहुत सारी किस्म के कपड़े आते हैं जिन्हें बांधने और रंगसाजी की विधियों से ही बनाया जाता है, मतलब बंदेज से। बांधना मतलब बंदेज के जो कपड़े हैं, है ना, इन रंगसाजी की विधियों से ही बनाया जाता था। वही में कई दूसरी तरह के कपड़ों का भी जिक्र है जिनका नाम उनके जन्म स्थान के अनुसार लिखा गया है। एक तो कासिम बाजार, ठीक है, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चारपुर आदि। इन शब्दों के व्यापक प्रयोग से पता चलता है कि दुनिया के विभिन्न भागों में भारतीय कपड़े कितने मशहूर हो गए थे। इन सभी कपड़ों के नामों से पता चलता है कि जो भारत में उत्पादित सूती वस्त्र उद्योग था वो कितना मशहूर हो गया था। हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ा की क्या स्थिति थी उसके बारे में पढ़ते हैं। धन्यवाद।